आपको बड़ी खबर बता दें, यूपी वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देने वाले हैं। सभी जिलों से दिल्ली के लिए 93 नई बसें चलाई जाएंगी। आपको बता दें, सीएम योगी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे। हालांकि आपको बता दें, ये बहुत बड़ी सौगात यहां पर यूपी वासियों के लिए है। यहां पर सभी जिलों से दिल्ली के लिए 93 बसें चलाई जाएंगी, यानी कि लोगों को अब सफर करने में परेशानी नहीं आएगी, आसान उनका ये सफर हो जाएगा। सीएम आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ समय बाद ये कार्यक्रम जिसका आयोजन होगा और उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन ये बहुत बड़ी सौगात, और अक्सर हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बड़ी बड़ी सौगात यहाँ लोगों को दे रहे हैं। किस तरीके से सफर जो है वो आसान बनाया जाए, उसकी कवायद शुरू हो गई है। 93 नई बसें जो कि चलाई जाएगी। आपको बता दें कि सभी जिलों से दिल्ली के लिए ये बसें चलेंगी, यानी कि 75 जिले हैं यूपी में और 93 नई बसें यहां पर संचालित होगी, चलाई जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी सौगात और सफर बेहद आसान होगा। हालांकि पैसे थोड़े ज्यादा देने होंगे, लेकिन ये इन तमाम वासियों के लिए, जो प्रदेशवासी हैं, उनके लिए राहत वाली खबर। वही बड़ी खबर आपको बता दें, एफआईआर में 15 यौन उत्पीड़न के मामले का जिक्र किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर में कई गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कनॉट प्लेस थाने में दर्ज 2 एफआईआर की डिजिटल आपको बता दें कि सामने आई है, डिटेल्स सामने आई है। एफआईआर में 15 यौन उत्पीड़न के मामले का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 बालिग पहलवानों द्वारा ये जो एफआईआर है वो पहली दर्ज कराई गई। दूसरी एफआईआर में नाबालिग के पिता की तरफ से आरोप कई लगाए गए हैं। और यहां पर अब बृजभूषण शरण सिंह की जो मुश्किलें वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज, जिसकी अब डिटेल्स सामने आ गई हैं। आपको बता दें, एफआईआर में 15 यौन उत्पीड़न के मामलों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहली एफआईआर 6 बालिग पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई है, जबकि अगर दूसरी एफआईआर की बात की जाए तो नाबालिग के पिता की तरफ से कई गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर इस एफआईआर में लगाए गए हैं। तो यहां पर कई गंभीर आरोप। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। पीयूष, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह की जो एफआईआर है, जो 2 एफआईआर दर्ज कराई गई, उसकी डिटेल्स सामने आई है, जिसमें कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसकी जो कुछ डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है। और निश्चित रूप से एफआईआर में बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल डिमांड की बात करें, गलत तरीके से सुने समेत तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि करीब 7 पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद से लगातार पहलवान धरना पर बैठे हुए थे। हालांकि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, आपने देखा कि पहलवान हरिद्वार तक पहुंच गए थे और कहीं ना कहीं नरेश टिकैत के हस्तक्षेप के बाद पहलवानों ने अभी आगे की रणनीति फिलहाल नहीं बनाई है। लेकिन अगर हम बात करें तो पहली एफआईआर की बात करें, नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर, जिसमें पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दूसरे अन्य पहलवानों द्वारा भी कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न का आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया गया है इस एफआईआर में। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 354 की बात करें, इसके साथ ही 354A की बात करें, 354D की बात करें, तो तमाम धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में 6 जो पहलवान हैं उनके आरोप शामिल है। इसमें एक और भी नाम है, उसको भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से पॉस्को के अधिनियम के धारा की तहत अगर हम बात करें तो जिसमें 5 से 7 साल की कैद भी कहीं ना कहीं इन धाराओं में हो सकती है। तो निश्चित रूप से अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले में हालांकि पहले से जांच कर रही है। और शिकायतों की बात करें तो सीधे तौर पे तमाम तरीके के आरोप इन पहलवानों द्वारा इस एफआईआर में लगाई गई है। चाहे होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान आरोप लगाया गया कि बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें बुलाया और गलत तरीके से टच किया। इसके साथ ही तमाम आरोप, गंभीर जो आरोप है खासतौर पर बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं पहलवानों द्वारा, ये भी आरोप लगाया गया कि तस्वीर खिंचवाने के बहाने कहीं ना कहीं कंधे पर हाथ बृजभूषण शरण सिंह ने रखा और इसका पहलवानों ने विरोध किया। तो कहीं ना कहीं यही आरोप जो है वो बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं। सेक्सुअल डिमांड के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा गलत तरीके से छूने के आरोप कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं। फिलहाल एफआईआर की अगर हम बात करें तो इसकी जो एफआईआर में जो चीजें दर्ज हैं उसकी थोड़ी बहुत डिटेल सामने जरूर आई है। हालांकि
दिल्ली पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है अभी इंतजार करना होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और कहीं न कहीं कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कोर्ट में जब सुनवाई होती है तब क्या होता है और बिल्कुल आगे क्या कुछ होता है देखना होगा, क्योंकि इस एफआईआर में 15 यौन उत्पीड़न के मामले जो हैं वो दर्ज कराए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, रामा अस्पताल में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें 52 साल की महिला की मौत की खबर है, जिसके बाद बवाल देखने को मिला। गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन कराने ये महिला आई थी। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का यहां पर आरोप लगाया गया है। तीमारदारों को गुमराह करते रहे अस्पताल के डॉक्टर, इस तरीके का आरोप लगाया गया है। वहीं हापुड़ के रामा अस्पताल के मालिक है डॉक्टर सूरज। रामा अस्पताल प्रशासन ने मामले में चुप्पी साधी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए महिला का शव भेज दिया है। कोतवाली पिलखुवा के NH9 का ये जो अस्पताल है वो यहाँ पर है। किस तरीके से यहाँ पर हंगामा किया गया है देखिए। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। मोहम्मद, ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर अस्पताल की तरफ से सामने आई है। यहाँ पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर दर्ज क्या कराई गई है पीड़ित परिवार की तरफ से, और क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? वक्त हम हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े, यही रामा हॉस्पिटल है जो इससे पहले भी विवादों में रहा था। इससे पहले भी एक गुर्दे की पथरी के लिए लौनी का एक युवक यहाँ भर्ती हुआ था, जिसकी जो है मौत हो गई थी और जो परिजनों का आरोप था कि ये अस्पताल जो है उसका मृतक व्यक्ति का भी इलाज करता रहा। काफी हंगामा हुआ, एफआईआर भी दर्ज हुई थी और बाकी रसूख के आगे इन हॉस्पिटल मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी ये फिर रिसेंटली दूसरा मामला आया है। दूसरे मामले में भी 6 दिन पहले एक 52 वर्षीय महिला यहाँ गुर्दे के अस्पताल के लिए, गुर्दे के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में एडमिट होती हैं और अस्पताल में एडमिट होने के बाद लगभग 3 दिन या 4 दिन बाद उनका ऑपरेशन होने के लिए जो है डॉक्टर ले जाते हैं। आपके साथ पीड़ित परिवार मौजूद है इस वक्त, जो पीछे हम देख पा रहे हैं? पीड़ित परिजन यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निदा, क्या हुआ था? डॉक्टर जी, मैं गई थी उन्हें मम्मी को देखने के लिए, मैं अपनी मम्मी का बॉडी देखने, डॉक्टर ने मेरे को जाने नहीं जो जबरदस्ती फिर मुझे मारे, पकड़ के मेरे परिवार को मारा, गला सूझ रहा है, मेरा साड़ी फाड़ दिया, मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरा पेटीकोट भी फाड़ दिया उन लोग ने, इतनी पूरी तरह सर पे भी डंडा वंडा मारे सारे, मेरा मुंह से खून। डॉक्टर, आप जो ने अपनी कौन थी वो जिन्हें एडमिट किया था यहाँ पर? सास थी। तो उनकी कैसी हालत थी जब ये अस्पताल में, इस अस्पताल में आई थी? बिल्कुल बढ़िया, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी दुख ना। खाती पीती गई है, भर्ती कर गई है, वो हमें सुई लगाई है, पहले सुई लगा के पता नहीं क्या करा है क्या नहीं करा, ऊपर से नीचे कोई वहाँ से निकाल के लेकर आए हैं ने, फिर उसमें लेकर जा रहे, हमसे बताई नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने आपसे क्या कहा, क्या बताया? डॉक्टर ने हमें झांसाबाजी देते रहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, हमें झांसाबाजी देते रहिए, लोग कागज तुम्हारी माँ ठीक है, हम कह लेंगे 24 घंटे में ठीक हो जाएगी, हम कह लेंगे ठीक है जी। हमें संतोषी मिला, इन्होंने मेरे साथ 4000 की दवाई मंगाई, मैंने जब लाकर 4000 की दवाई लाकर दी थी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है उनकी मौत हो चुकी थी और आपको बताया नहीं? हमें बताया नहीं, सब पर ले गए, हम सब बिल मुझे निकाल कर ले गए, पुलिस वाले हमें कागज थाने ले गए, कुछ करवाए, बोर्डिया अपना आप ले गए निकाल गए। अभी तक नहीं बॉडी मिली है, ना हमें फाइल मिली है हमारी मम्मी की। तो कहीं ना कहीं जो ये परिजन हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि मरीज की मौत हो गई, मौत के बाद भी इन लोगों ने, अस्पताल प्रशासन ने इनको कुछ नहीं बताया और जो मृतक है, जो मृतक को पीएम के लिए भी यहाँ से अस्पताल से ले जाया गया, क्योंकि हंगामा हो रहा था, हंगामे की वजह से शायद ले जाया गया होगा। मगर जरूरी होता है कि जो परिजन है, जो यहाँ आस लगाए बैठे थे, अपनी मरीज की आस लगाए बैठे थे, आखिरकार मांग क्या है इनकी और क्या कुछ हुआ एग्जैक्टली बताइए, और मांग आगे क्या है? इसमें क्या चाहते हैं आप? आपकी मांग क्या है? हम फाइल चाहते हैं, हमारी फाइल मिल जाना, हमारा आ जाए, कार्रवाई चाहते हैं आप? जो गरीबों का इंसाफ होता है वो हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए।
हालांकि इन लोगों की कोई भी मांग नहीं है। इन लोगों का सीधा साफ तौर कहना है कि जो अस्पताल की लापरवाही हुई है, ऐसे अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही आने वाले, अगर अस्पताल पर कार्रवाई होती है तो आने वाले समय में और लोगों के लिए भी ये सबक होगा। जी मोहम्मद ताहिर, क्या अब इस पूरे मामले पर इन पीड़ित पक्षों की तरफ से क्या अपील की गई है? कोई पुलिस पर एफआईआर दर्ज की गई है? और अगर दर्ज की गई है तो पुलिस इस वक्त क्या कुछ कर रही है? इस मामले में एफआईआर इनकी तरफ से दे दी गई है, एफआईआर दे दी गई है। हालांकि पुलिस का इसमें कहना है कि पीएम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद जो इसमें उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हालांकि एक बड़ा सवाल पैदा किए होता है, इतने बड़े अस्पताल में हंगामा होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद भी सीएमओ जो जिले के स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको इसकी कोई भनक नहीं है और वो यहाँ उन्होंने आने की जहमत भी नहीं उठाई है। बड़ा सवाल है ये। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है और हालांकि अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद से खबर आपको बताते हैं। आपको बता दें, होटल में चल रहे कैसीनो का भंडाफोड़ यहां पर किया गया है। पुलिस ने 14 अभियुक्तों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। होटल में आपको बता दें कि काला बाजार यहां पर जुए का चल रहा था और मौके पर नकदी, ताश और मोबाइल भी यहां से बरामद किए गए हैं। सोशल मीडिया से कैसीनो की जानकारी मिली थी, ये जानकारी मिल रही है और आपको बता दें कि थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम ने ये बड़ा खुलासा किया है और ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए इस कैसीनो की जानकारी मिली थी और इस आधार पर यहां पर छापेमारी की गई। तो ये बड़ा खुलासा इस दौरान किया गया और आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो गाजियाबाद का है। होटल में यहां पर कैसीनो चल रहा था और इसका भंडाफोड़ यहां पर किया गया है। 14 अभियुक्त जिनकी गिरफ्तारी की हुई है। अब आपको बता दें कि इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके साथ और कौन लोग शामिल है इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो जुए का ये काला बाजार यहां पर चल रहा था। तो फोन लाइन पर यात्राम भारती हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। यात्राम, यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए इस कैसीनो की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर छापेमारी की गई और 14 ऐसे अभियुक्त जिनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक होटल में पुलिस ने छापा मारा और वहां से करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से 2 महिलाएं हैं जो कि इस होटल की कर्मचारी हैं और जिस समय जो यहाँ पर जो ग्राहक हैं वो जुआ खेलने के लिए आते हैं तो उनको चिप्स देने का काम ये महिलाएं करती थी। सोशल मीडिया से इस पूरे मामले की पुलिस हुई और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा। भारी पैमाने में जो कैसीनो होती है, जो कैश है वो बरामद किया है। मैं बता दूं कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इस्पात सेंटर पर भी पुलिस ने छापा मारा था, जहां से कई लड़के लड़कियों को बरामद किया गया था। और अब गाजियाबाद पुलिस की जो टीएस पुलिस है और उनकी जो नजर है वो अवैध जो कॉल सेंटर है उन पर है, जहां पर लोगों से बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की जाती है और ठगी की जाती है। साथ ही जो डीसीपी हिंडन है विवेक कुमार, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और कार्रवाई बढ़ेंगी और साथ ही जो कॉल सेंटर है जहां पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है उस पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यात्राम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, प्रसूताओं की इंजेक्शन लगने के बाद हालत बिगड़ गई और प्रसूताओं को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत आने लगी। आपको बता दें, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आक्रोश इन परिजनों में है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, अब आपको वो सुनवाते हैं। कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों की चर्चा होती है और उस पर रिसर्च होती है। 1 महीने पहले ही मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। आजादी के अमृत काल में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने, ये अपने आप में एक प्रेरणादायी अवसर है। इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं।
इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमें अमृत काल की 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है। ये यात्रा होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बनाने की। ये यात्रा होगी स्वराज, सुशासन और आत्मनिर्भरता की। ये यात्रा होगी विकसित भारत की। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना 350व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा। जय हिंद, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि शिवाजी के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको याद किया और उनकी कई उपलब्धियां सामने लाई। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो पूरा देश है उनके मार्गदर्शन पर चल रहा है। इसके साथ ही हमने कुछ समय पहले भी आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से आपको खबर बताते हैं। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले आवेदकों को राहत मिली है। आपको बता दें ड्राइविंग लाइसेंस बनने शुरू होने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। 6 महीने से रुका था ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया और आपको बता दें कि 6 महीने से प्रभावित थी चिप की सप्लाई प्रभावित होने से आपको बता दें ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं बन पा रहा था। अब मात्र 10 दिन में घर पहुंच जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 1.5 लाख से ज्यादा पेंडिंग थे डीएल के आवेदन। लखनऊ से खबर आपको बता दें आईपीएस अनंत देव तिवारी को पुलिस की जांच में क्लीन चिट मिली है। आपको बता दें निलंबन के साथ आईपीएस नीलाब्जा चौधरी को सौंपी गई है जांच। बिकरू कांड से पहले वह कानपुर में बतौर कप्तान तैनात थे। आपको बता दें एसआईटी जांच रिपोर्ट के बाद आईपीएस अनंत देव को निलंबित किया गया था। 12 नवंबर 2020 को आईपीएस अनंत देव को निलंबित किया गया था और आपको बता दें आईपीएस अनंत देव डीआईजी एसटीएफ दिसंबर 2023 में रिटायर होंगे। मैं पीलीभीत से खबर जहां टाइगर रिजर्व से बेंट माफिया की तस्करी का खेल सामने आया है। भ्रष्ट रेंजर वीके गुप्ता इसके साथ ही बेंट माफियाओं का सिंडिकेट अफसरों की मेहरबानी से पीटीआर से बेंत की तस्करी, वहीं भ्रष्ट रेंजर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रोजाना कटाई हो रही है, ये भी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने बेंट से भरी ट्रॉलियों को पकड़ा है। आपको इसके साथ ही बता दें कि दियोरिया रेंज के घुंगचाई बीट कंपार्टमेंट का ये पूरा मामला है। बिजनौर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। इलाज के दौरान घायल युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी कर दिया। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना दामपुर के सियोहारा चुंगी का ये पूरा मामला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।